हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक पिछली वीडियो में जो डिस्कस कर रहे थे संविधान के बारे में, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक अधिकार। उसका एक महत्वपूर्ण चीज़ थी, उसमें मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको वो सारा बता दिया था, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज हम मेन जो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से, जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में आर्टिकल 12 और 13 के अंदर मैंने आपको बता दिया था ऐसे तो। पर ऐसे समता का अधिकार आर्टिकल जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो बता देता हूँ आज से, ना। तो आप देखो, लिख लीजिएगा फ्रेंड, आप साथ साथ लिख लीजिएगा इन सारी चीज़ों को कि समता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18, सबसे पहले तो बात यही रखी, ये याद रखनी है आपको कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के मध्य में समानता का समता का अधिकार की बात की है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात आएगी ना, तो वो आता है 1922 तक, है ना। तो ये जो आर्टिकल के बीच में जो चीज़ें होती है ना, ये आपको याद रखनी है अच्छे ढंग से, है ना। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, वो यही पूछता है कि समता का अधिकार किससे था आर्टिकल तक के बीच में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। इस चीज़ को आप इंपॉर्टेंट करके याद रख लो कि सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना है कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के मध्य में है ये। ठीक है, आगे देखो। अब आर्टिकल 14 में क्या है, फिर उसके बाद 15 में क्या है, 16 में क्या है, तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आर्टिकल 40 में क्या है, तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता व विधि का समान संरक्षण। विधि का क्या है, समान संरक्षण है, समान संरक्षण। विधि के विधि के समता, विधि के समक्ष क्या है, समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। अब विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है और विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या है, इन दोनों का मीनिंग्स पता होना चाहिए आप, तो पहली बात तो, है ना। तो विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है, विधि का समान संरक्षण का मतलब, मैं आपको दोनों अलग एक आप आधा ऐसे करके बता देता हूँ। देखो, दोनों में अंतर बता देता हूँ, दोनों का अंतर अब याद हो जाएंगे। आप याद करने की चीज़ें होती है बस, ऐसे पूरा आर्टिकल आप पूरे आर्टिकल कैसे भी याद करो, पर याद होने की चीज़ें होती है। तो एक तरीका है कि डायरेक्ट इसको इसको बांट के पढ़ लो। ठीक है, तो आप सबसे पहले याद रखना कि विधि के समझ समता का मतलब क्या होता है और विधि का समान संरक्षण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं देखो पहले बताता हूँ आपको विधि के समझ से समता का समता का मतलब क्या होता है। तो ये जो अवधारणा है ना, पहली बात तो ये धारणा, ये विधि की समझ जो अवधारणा है, ये नकारात्मक है। ये कैसी अवधारणा है, नकारात्मक है, नकारात्मक है। अब एक चीज नकारात्मक है तो ये विधि का समान संरक्षण कैसी अवधारणा हो जाएगी, सकारात्मक। ठीक है, देखो याद करना कुछ भी नहीं है इन चीज़ों के अंदर, है समझने वाली चीज़ें हैं कि यार विधि की समझ क्षमता अगर नकारात्मक अवधारणा है तो वो विधि के समान संरचना सकारात्मक अवधारणा हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, और ये जो चीज़ें ली गई है, ये कहाँ से ली गई, किसकी, कहाँ, कौन से विधि की समझ क्षमता है, किसकी अवधारणा है, कौन से ब्रिटेन से ली गई है अवधारणा, तो ब्रिटेन से ली गई है। कौन संविधान से ली गई है, ब्रिटेन संविधान से प्रेरित है। तो इधर पूछे तो ये यूएसए। अब देखो, जैसे आप एक साइड पढ़ोगे इन चीज़ों के ना, तो अलग अलग पढ़ने से बेटर है कि देखो नकारात्मक अवधारणा थी, सकारात्मक, और क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, विधि के समान संरक्षण जो है एक सकारात्मक अवधारणा है, या विधि के समझ से जो ऐसे उल्टा सीधे पूछ ले, विधि के समझ समान जो समान संरचना है वो नकारात्मक अवधारणा, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, लाइन जो लिखी होती है वो गलत हो जाती है। चीज़ों को तो अलग 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 तरीके से याद रख लो कि सकारात्मक है तो ये ऑटोमेटिक नकारात्मक हो जाएगी। ठीक है, ये ब्रिटेन से ली गई है और ये यूएसए से ली गई है। ठीक है, दो बातें याद रखी। अब इनका मीनिंग्स क्या होता है, मतलब क्या होता है इनका, मीन्स क्या है इन चीज़ का, मतलब विधि का समान संरक्षण, तो इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति है, वो कानून जो होता है ना, उस कानून से बड़ा नहीं होगा। मतलब कानून के समझ सभी व्यक्ति समान होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कोई बड़ा छोटा हो या बड़ा हो, या चीज़ें ऐसे नहीं है किसी उच्च, ये जो उच्च जाति का है या निम्न जाति का है, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा उस व्यक्ति की समझ में, है ना। तो विधि का मतलब होता है कानून, समझ का मतलब समता का मतलब होता है समान। तो विधि कानून से क्या नहीं है, कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है। ठीक है, कानून की समझ सभी व्यक्ति समान है, इतनी चीज़ें इसमें कही गई है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है बस इसमें लेकर के। ठीक है, कानून किसी प्रकार किसी के साथ क्या नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता है, तो भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब इधर पूछे तो इधर ये इसका मतलब, इसमें मतलब विधि का समान संरक्षण जो दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो सीधी सी बात है, विधि का समान संरक्षण का मतलब समान संरक्षण, मतलब संरक्षण सभी परिस्थितियां, समान मतलब होता है सभी, मतलब संरक्षण मतलब उन परिस्थितियों के अंदर, तो समान परिस्थितियों में जो विधि है मतलब कानून है, वो हर व्यक्ति के प्रति समान व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं है किसी अलग प्रति उच्च जाति के प्रति अलग व्यवहार कर रहा है और निम्न जाति के प्रति अलग व्यवहार करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप इस चीज़ को कि हर समान परिस्थिति में, समान सिचुएशन, समान परिस्थिति में समान व्यवहार।
तो जो विधि है वो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेगी। तो ये चीज़ थी आर्टिकल 14 के संबंध में थी, जो आपको याद रखने वाली बात है कि 3 चीज़ इधर याद रखनी है, तीनों चीज़ इधर याद रखनी है। अब याद करने वाली चार चीज़ें क्या है, देखो उसमें अंदर बहुत चीज़ें लिखी हुई है, तो किताबों के अंदर भी बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, है ना। पर चीज़ें देखो, विधि का समान संरक्षण का मतलब क्या होता है, विधि की समान समता का मतलब क्या होता है, विधि का समान संरक्षण का मतलब क्या है। तो ये तो नकारात्मक अवधारणा, ये सकारात्मक अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, तो ये यूएसए से ली गई है। ठीक है, कानून के प्रति सभी समान होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, उसमें समान परिस्थिति में समान भेदभाव समान व्यवहार किया जाएगा। देखो याद करने वाली बातें हैं बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। अब इसके अंदर इसके जो अपवाद है ना, वो याद रखने हैं आपको, सिर्फ अपवाद। इसके अपवाद क्या है, एक्सेप्शंस क्या है इस चीज़ के, मतलब समता का जो अधिकार है ना, इसके एक्सेप्शन है कि जो राष्ट्रपति आर्टिकल 301 या 361 इसका अपवाद है, आर्टिकल 105 इसका अपवाद है, आर्टिकल 194 इसका अपवाद है। तो कैसे अपवाद, इस 361 में क्या लिखा हुआ है, 105 में क्या लिखा हुआ है, 194 में क्या लिखा हुआ है। तो जी देखो कि 361 है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में है कि इनके दौरान आपराधिक मतलब ऐसे मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, इनको मतलब विशेष दर्जा दिया गया है आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को, कि कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा उनके प्रति। आर्टिकल या तो अपवाद है इनके, अपवाद में क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि नहीं तो उनके ऊपर जो राज्यपाल होता है और राष्ट्रपति, नहीं तो उनके ऊपर जो जब भी जब इनका कार्यकाल चल रहा होता है ना, तो जैसे राज्यपाल है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो जब राज्यपाल कार्यकाल चलेगा ना, तो उस पर नहीं तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ना ही उसको अरेस्ट किया जाएगा, ना ही उसके प्रति कोई मुकदमा जाहिर किया जा सकता है। हाँ, राज्यपाल के ऊपर है जो सिविल शक्ति है, सिविल मुकदमे वो दायर किया जा सकते हैं, लेकिन वो भी लिखित नोटिस के और 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, उससे चीज़ें होंगी। लेकिन ये इनके प्रतिबंध ऐसा नहीं है कि कार्यकाल के दौरान इसको अरेस्ट कर लिया जाए, कोई भी कार्रवाई की जाए, तो वो कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है। तीन जो 105 में संसद के जो सदस्य होते हैं, उन संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार है इनके अंदर। संसद के सदस्यों को ये चीज़ जो मैंने भी बोली कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और ना ही उन चीज़ों को अदालत में उनको मतलब कोई भी कार्रवाई की जाएगी उन संबंध में। तो वो चीज़ इसमें लिखी हुई है आर्टिकल 105 के अंदर। ठीक है, अब आर्टिकल 194 में क्या, राज्य विधानमंडल की होता है। तो राज्य विधानमंडल यहाँ तो संसद थी 105 के अंदर इनके विशेषाधिकार थे, और यहाँ 194 के अंदर है कि जो संसद के राज्य विधानमंडल संसद है ना, उनके विशेषाधिकार है। राज्य के विधानमंडलों के जो सांसद होते हैं, उनके एमएलए जो होते हैं, उनके वो हैं, ठीक है, विशेषाधिकार। तो ये तीनों जो आर्टिकल हैं, ये इनके अपवाद है। ठीक है, और एक आर्टिकल याद रखना है आपको कि आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31 जो अमीर गरीब है ना, उनके मध्य में भेदभाव किया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 31C में भी इसका मतलब अपवाद है। चाहिए और भी है कुछ, है ना। तो आपको इससे विशेष रूप से ये याद रखना है। तो आर्टिकल 14 जो है वो इसी के साथ ये समय खत्म हो जाता है। ठीक है, और आर्टिकल 15 इंपॉर्टेंट करके आपको याद रखनी है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे आर्टिकल 15 है ना, आर्टिकल 15 है ना, तो आर्टिकल 15 में 5 सब क्लॉज है इसके, 6 सब क्लॉज है इसके, है ना। तो आपको आर्टिकल जो 15 है, उसमें आपको एक एक करके याद रखने का। आर्टिकल 15 में क्या है, फिर 15(2) में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, और 5 में क्या है, और 6 में क्या है। ठीक है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे सारे के सारे, इनमें क्या क्या अंदर क्या है, कि इसमें कोई बात था या किस बात से लेकर चुनौती हुई थी या नहीं हुई थी, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखो 15 आर्टिकल में आप इंपॉर्टेंट करके याद रखना है इससे, है ना। बाकी सारे जो फंडामेंटल है पूरे इंपॉर्टेंट है, पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक शब्द आएगा केवल, है ना। तो उस चीज़ को याद रखना है कि आर्टिकल 115 गलत फ्लो आ रहा है, जो 15 है, इस 15 का सब क्लोज है 1, उसमें लिखा हुआ है कि केवल। अब देखिए, ये जो केवल लिखा हुआ है ना, इस केवल का बहुत इंपॉर्टेंस है ना, क्योंकि केवल इन्हीं आधारों पर, केवल किन आधार पर, तो देखो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है ना ये सारी चीज़ें केवल इनके आधार पर। तो इस केवल का मतलब है कि केवल इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, तो इसमें एग्जाम में केवल नहीं लिखा हुआ है, तो उस लाइन को गलत कर देना है, क्योंकि वो गलत हुई है। एग्जामिनर फंसाता है, मतलब एग्जामिनर किसी ना किसी चीज़ को दे करके बस, क्योंकि याद तो सब कुछ चीज़ें, सब चीज़ याद रहती है, किसी इंसान को क्या याद नहीं रहता। पढ़ते तो सभी हैं आजकल, पढ़ना सब कुछ आता है, सबको आता है, लेकिन जो स्मार्ट स्टडी करते हैं उनका ही पता है ना। तो वो चीज़ें सब आपको समझने वाली चीज़ें हैं कि इसमें केवल आ रहा है, तो केवल इसका मतलब है इन्हीं आधारों पर नहीं किया जाएगा भेदभाव। बाकी तो कर सकते हैं ना भेदभाव, तो इसको याद रखना है, केवल इन आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है, बस ये याद हो गया 15 आर्टिकल 1 याद हो गया। 15(2) में क्या लिखा हुआ है, 15(2) में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक होटल्स होते हैं, पार्क होते हैं,
धर्म स्थल होते हैं कोई भी, है ना, उन और अन्य कोई भी चीज़ें हैं जैसे मान लो होटल पार्क कोई भी रेस्टोरेंट है, सारी तालाब हो गए, कुएं, नलकूप, ये जो चीज़ें हैं उन पर इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो देखो दोनों चीज़ों में समान है। यहाँ लिख दो, जैसे मैं कोई एक दो पॉइंट जैसे कोई लिख देता हूँ समझाने के लिए, होटल और पार्क्स, ठीक है, आप वो अपने हिसाब से लिख लीजिए जो भी लिखना है। बाकी होटल्स और पार्क के अंदर, ठीक है, होटल्स पार्क रेस्टोरेंट जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनके अंदर इन आधारों पर जो ऊपर लिखे हुए हैं मैंने, यही आधार सेम टू सेम नीचे आएंगे सारे के सारे, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ, देखो, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, इन सब के आधार पर ही भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो देखो याद करना क्या था, कुछ याद नहीं करना था, बस चीज़ें से यहाँ तो केवल इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ होटल्स पार्क सार्वजनिक स्थल थे, उनके उन पर इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब बताओ याद करने लायक कुछ चीज़ थी, नहीं थी ना। तो ऐसी आर्टिकल 15(3) के अंदर याद रखो। 15(3) के अंदर क्या है, 15(3) में लिखा हुआ है स्पेशल रूप से कि जो महिला और बच्चे होंगे, महिलाएं और जो बच्चे हैं, उन महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य क्या करेगा कि जो कार्यक्रम और जो विशेष योजनाएं हैं उनके संबंध में है ना, तो वो सारी चीज़ें बना सकेगा, ठीक है। क्या कर सकेगा राज्य, क्या करेगा राज्य, करेगा कि जो महिलाएं होती हैं वो महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ योजनाएं और जो भी योजनाएं हैं और जो भी कार्यक्रम है वो बना सकेगा। क्या कर सकेगा, मैं लाइन बोल रहा हूँ, आपसे लिख लीजिएगा कि जो महिला और बच्चों के लिए राज्य योजना बना सकेगा, ठीक है। तो 15(3) में लिखा हो। अब 15(4) में क्या लिखा हुआ है, अब 15(4) से आपको याद रखना है 15(4), 15(5) और 15(6) जो है नहीं 21 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। तो जो 15(4) है, पहले तो याद रखना है कौन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 15(4), तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ये जोड़ा गया था। ये करके आपको याद रखना है, पहली बात तो ये याद रखनी है आपको। कुछ जो ये 15(4) है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था, आपको याद रखना है। और इसमें पूछे कि इसके अंदर है क्या, तो सबसे पहले याद रखना है कि जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से, क्या सामाजिक शैक्षणिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि जो पिछड़े वर्ग है, मतलब कैसे, मतलब SC ST और OBC, इनके लिए क्या करेगा राज्य योजनाएं बना सकेगा। राज्य क्या बना सकेगा, राज्य योजना व कार्यक्रम, राज्य क्या बना सकेगा, योजना व कार्यक्रम बना सकेगा। क्या बना सकेगा, कार्यक्रम बना सकेगा, ठीक है। क्या कर सकेगा राज्य इनके संबंध में, योजना और कार्यक्रम बना सकेगा। क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग जो है SC ST और OBC, उनके लिए क्या कर सकेगा राज्य, कार्यक्रम और योजना बना सकेगा, ठीक है। इस बात को जो चीज़ें थी, आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल को एक बाद था, इसमें यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहीं लिख रहा हूँ नीचे, कि ये जो आर्टिकल प्रथम संविधान संशोधन था इसको चुनौती दी गई थी एक केस में, चुनौती, तो किस बात में चुनौती दी गई थी, एग्जाम क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि आर्टिकल 15(4) को किस में चुनौती दी गई थी, तो देख लेना, चंपाकम दोहराइजन, बाद में चंपाकम दोहराइजन पर से मद्रास सरकार, अब लिख लीजिएगा इन सारी बातों को, सरकार 1951, इस बाद में इनको चुनौती दी गई। इस आर्टिकल जो है 15(4), इस 15(4) की जो बातें लिखी हुई है, इसको चुनौती दी गई थी। चंपाकम दोहराइजन बनाम मद्रास सरकार, बाद था वर्ष मद्रास सरकार 1951 में इसको चुनौती दी गई थी। तो इतनी बातें आपको याद रखनी 15(4) के बारे में। बस देखो कुछ नहीं है, आर्टिकल वापस बता रहा हूँ मैं, तो एक बार वापस देख लीजिएगा हम सारी बातें। ये मैंने बताया था 15(1) में क्या है, तो देखो 15(1) में केवल धर्म, जाति, मूल वंश या जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) में बताया कि सार्वजनिक जो होटल्स होते हैं, सार्वजनिक होटल या पार्क्स हो गए, सारी चीज़ें हो गई, तालाब, नलकूप, ये सारी चीज़ें, इन पर जो ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 3 में है कि जो महिलाएं और बच्चे हैं, उन महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकेगा राज्य, कार्यक्रम और योजना बना सकेगा। अब 4 पूछे तो 4 में क्या है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, मतलब SC ST और OBC के लिए जो मतलब राज्य योजनाएं बना और कार्यक्रम बना सकेगा, ठीक है। इस बात को चुनौती दी गई थी चंपाकम दोहराइजन बनाम मद्रास सरकार, ठीक है। अब कब का था ये, 1951 का था। तो ये चीज़ें आपको याद रखूंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखो 15(5) क्या है, 15(5) में, अभी 15(5) वही चीज़ें जैसे ऊपर है, तो कौन संविधान संशोधन जोड़ा गया था, तो 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2006, है ना। तो इसके द्वारा पहली बात तो ये जोड़ा गया था। तो 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सी द्वारा, 2006 के द्वारा ही जोड़ा गया था। इसमें क्या चीज़ है, तो जो चीज़ें पीछे लिखी हुई है उसी के संबंध में आरक्षण है, मतलब शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण हो जाएगा। देखो वो चीज़ मैं वापस लिख रहा हूँ इसी लाइन को, कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है, मतलब वही सामाजिक व शैक्षणिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है, दृष्टि से पिछड़े वर्ग, ये जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है ना, इनको जो शिक्षण संस्था है ना, शिक्षण
संस्थाओं में आरक्षण, शिक्षण संस्थाओं में क्या होगा, आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आपको इस चीज़ को एक अच्छे से याद रखना है कि आर्टिकल जो ये है 15(5) है, इस आर्टिकल 15(5) को चुनौती दी गई थी। ठीक है, आर्टिकल 15(5) को चुनौती दी गई थी, किसी एक केस था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बाकी मैं बता दूंगा, याद आएगा तब। तो आर्टिकल ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 15(5) जो है ना, वो पहले तो याद रखना है कि 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2006 के द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें क्या है, तो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है कि जो उनको शिक्षण संस्थाएं जो है ना, उनमें क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। आगे देखिए 15(6) में क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो याद रखनी, कौन संविधान संशोधन जोड़ा गया था, तो 103वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, मतलब ओबीसी के लिए, खाली ओबीसी के लिए बात है यहाँ पर, है ना, इसीलिए ओबीसी के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है ना, उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में इसमें SC ST वो तीनों आ जाएंगे, है ना, सॉरी फ्रेंड्स, SC ST और OBC वो सारे के लिए शिक्षण संस्थाओं में क्या हो जाएगा कि कुछ विशेष, मतलब जो उनके शिक्षण संस्थाओं में क्या हो जाएगा, उनके लिए कुछ आरक्षित, मतलब सीटें हैं ना, वो आरक्षित कर दी जाएंगी, फिर इसमें विशेष योजनाएं और कार्यक्रम बना सकेंगे। वो लिख देता हूँ मैं। जो शिक्षण संस्था है ना, इन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु विशेष योजना बना सकेगा। ठीक है, तो ये तो था आर्टिकल 15 पूरा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट करके, जितने ही मैंने उसमें एक बात बताया था। ठीक है, वो और कौन संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे वो, और इसके अंदर सब क्लॉज में क्या क्या है। ठीक है, ये तो आर्टिकल 15 पूरा। ठीक है, आर्टिकल ऐसी 16 याद करना है, 16 में भी 6 सब क्लॉज है, उन 6 सब क्लॉजों के अंदर है क्या, तो वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है चीज़ें, है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे पूछ जाएगा 15(1) में क्या है, 15(2) में क्या है, 15(3) में क्या है, या 15(4) के अंदर क्या है, 15(5) के अंदर क्या है। ठीक है, बाकी इसमें जो भी चीज़ें होंगी एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं आपको लास्ट में अच्छे से बता दूंगा एक बार के लिए। अभी एक बार के लिए तो आप इतना चीज़ें याद रखो कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा बाहर ना जाए, है ना। एक बार ये से कोशिश करना है कि जो चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएँ आपको, है ना। और दूसरी बात, जब पढ़ो, मैं एक बार कंपेयर करके एक बार वापस बता दूंगा इन सब चीज़ों के अंदर, और जो भी छूटेगा वो भी एक साथ लास्ट वीडियो में बता दूंगा जब खत्म होंगे सारी चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल जो 16 है, नेक्स्ट पेज बात करता हूँ, 16 है। अपन आर्टिकल 16 के बारे में बात करेंगे। जो आर्टिकल 16 है उसमें लिखा हुआ है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता है। किसके विषय में, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता है, अफसर की समानता। ठीक है, इस लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता का उल्लेख किया गया। अब इसमें है क्या, तो सबसे पहले याद रखनी है आपको 16(1), तो जो पीछे बताया था ना मैंने आधार, तो आपको वो तो याद आधार रखने ही रखने हैं ना। तो पहली बात याद रखनी है कि क्या करेगा आर्टिकल 16(1) में क्या कहा गया है कि जो राज्य है वो लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा किसी व्यक्ति को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें दी जाएँ, ऐसा नहीं होगा कि राज्य जो है वो लोक नियोजन में, मतलब कि जो नौकरियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी उनमें क्या है, सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध ऐसा नहीं करेगा जो उच्च जाति का, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये चीज़ें हैं ना, फालतू की चीज़ें हैं, बस ये याद करने वाली चीज़ें हैं, बस उन्हें याद कर लो कि जो राज्य है ना वो लोक नियोजन में क्या करेगा, लोक नियोजन में सभी नागरिकों को, जितने भी नागरिक है ना, वो सभी नागरिकों को क्या करेगा, समान अवसर उपलब्ध कराएगा। ठीक है, आर्टिकल 16(1) में याद रखना है। 16(2) पूछे, 16(2) में क्या है कि नागरिकों के साथ धर्म, मतलब अब वही चीज़ें पीछे वाली जाएंगी, धर्म, मूलवन, जाति, जन्म स्थान। लेकिन इसमें याद रखना है आपको, इसमें 5 तो वो लिख देता हूँ, पहले बात तो जो पीछे है आपको याद रखनी है ना, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये तो चीज़ें हैं जन्म स्थान तक, है ना। पर उसमें और एक वो चीज़ और है ना, पर वो ये तो है ही है, पर आपको एक इंपॉर्टेंट करके याद रखना है, मूलवंश, ये को लिख देता हूँ मूलवंश। पर इसमें याद रखना जन्म स्थान और मूलवंश दोनों है, लेकिन इसमें क्या है, वो एक तो है उद्भव, क्या है, उद्भव, वो एक है वंशानुगत। तो 5 चीज़ तो पहले से आती हैं आपको इसमें, है ना। अब 2 चीज़ आती हैं, उद्भव और वंशानुगतता। तो इनके आधार पर, है ना, इनके आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा।
ठीक है। ये चीज़ आपको लिख लीजिएगा, सारी चीज़ें है ना, आपको ऐसे याद नहीं रहेंगी, लिख लेना आप सारी चीज़ों में, लिख रहा हूँ यूँ। बाकी देखो मैं बोल देता हूँ, 16(2) में क्या लिखा हुआ है कि 16(2) में लिखा हुआ है, किसी लोक नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ में, लोक नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या उद्भव या वंशानुगतता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 16(3) के अंदर क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 16(3) के अंदर लिखा हुआ है कि संसद जो है, संसद या राज्य का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, ठीक है, या कोई यूटीज है, मतलब है ना, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। देखो संसद या राज्य विधानमंडल या यूटीज, इनमें अगर कोई स्थानीय नौकरियां हैं, जैसे कि राज्य के अंदर कोई स्थानीय, जैसे आरपीएफपी है, तो ये आरपीएफपी के अंदर क्या होती है, जैसे आरएस की वैकेंसी निकलती है ना, तो आरएस वैकेंसी में ये है कि आरएस वैकेंसी में कोई अन्य स्टेट का भी भाग ले सकता है क्या, तो ले सकता है, पर ये चीज़ें कि स्पेशल अगर ये ऐसे वैकेंसी निकलती है जिसमें राजस्थान का लेगा, तो राजस्थान के स्पेशल के लिए, हाँ, कि राजस्थान के लिए ही है ये, तो कोई अन्य राज्य का इसमें मतलब भाग नहीं ले सकता। जैसे यूपी की निकलती है ना, तो बिहार की निकलती है, तो अपन फॉर्म भर देते हैं राजस्थान लोग, तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन आप संसद वहाँ चाहेगी तो है ना, उस राज्य की राज्य विधानमंडल चाहेगी तो उन जो नौकरियां उनको स्पेशल रूप से उसी राज्य के लिए भी स्पेशल कर सकती है। ठीक है। तो वही बात है कि संसद या राज्य विधानमंडल या यूटीज स्थानीय नौकरियों में वहाँ का निवासी होने के लिए भी बाध्य कर सकती है ना, मगर निवासी होना चाहिए, मगर प्रतिनिधि नहीं है ना, मगर वहाँ का निवासी होने के लिए बाध्यता रख सकती है। मैं लिख देता हूँ इसी बात को, संसद, राज्य विधानमंडल या यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, सॉरी मैं क्या लिख दिया, स्थानीय नौकरियों में वहाँ का निवासी होने की बाध्यता रख सकती है, मतलब वहाँ का निवासी होना चाहिए स्पेशल रूप से, ऐसा भी कह सकती है सिर्फ संसद या राज्य ड्यूटीज के लिए। अब ऐसे आपको 16(4) याद रखना है, तो 16(4) के अंदर क्या है कि जो पिछड़े वर्ग है, ठीक है, जो पिछड़े वर्ग है, उन पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है ना, तो उनके लिए कुछ स्थान है जो आरक्षित रख दिए जाएंगे। ठीक है। अभी जो लिखना मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो जो पिछड़े वर्ग हैं, उन पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में, सरकार अभी मत लिखना, मैं समझा देता हूँ आपकी एक बार और, कि सरकारी नौकरियां हैं, जैसे मतलब जो लोअर होते हैं ना, जो इस मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, पिछड़े वर्ग जो रहते हैं, इन पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो इनके लिए क्या है, कुछ स्थान आरक्षित कर दिए जाते हैं, जैसे स्पेशल रूप से स्थान, मतलब 100 सीट है, मतलब 100 वैकेंसी निकली, तो ऐसी इनके लिए, जैसे पिछड़े वर्ग इनके लिए आरक्षित कर दी कि 100 इनके लिए 30 सीटें आरक्षित रहेंगी। तो ऐसी वही बात है। अब आप लिखिएगा 16(4) के अंदर क्या है कि जो पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, क्या रखे जाते हैं, उनके लिए स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ कि पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए स्थान आरक्षित रख सकती है। ठीक है। आर्टिकल 16(4) के अंदर ये याद रखना आपको। ठीक है। बस ये आर्टिकल 16(4) ए भी है, 16(4) बी है, मैं आपको ये बाद में एक बार बताऊंगा, ये सारी चीज़ें एक बार और वापस बताऊंगा मैं आपको, ये सारे है ना, तब करवाऊंगा। अब 16(4) ए भी पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और 16(4) बी के अंदर भी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसमें मतलब क्या क्रिमिनल यार, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप आगे चल के, हमें अभी पढ़ लेंगे थोड़ी देर में। पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है फिलहाल के लिए, ये इंपॉर्टेंट बातें आपको जो इसके अंदर मैं बता रहा हूँ। ऐसे आर्टिकल 5 में क्या हुआ है, 16(5) के अंदर लिखा हुआ है कि जो धार्मिक संस्थाओं में उसी वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। तो ठीक है, धार्मिक जो संस्था है, उन धार्मिक संस्थाओं में उसी वर्ग के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 16(5) में ऐसे लिखा हुआ है। आर्टिकल 16(6) में क्या लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 16(6) भी एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वो भी 103 में संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के द्वारा। ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से याद रखना कि ये कौन संविधान, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोरों के लिए कुछ आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए क्या है, आरक्षण,
ठीक है। आपको एक तरीके से याद रखनी है पूरी आर्टिकल, जो मैंने आपको बताया, आर्टिकल 14 बताया था आपको, आर्टिकल 15 बताया था और आर्टिकल 16 बताया। ठीक है। आपको इनको अच्छे से एक बार इन इतनी चीज़ों को अच्छे से एक बार याद रखना है। वापस से अपन पढ़ेंगे जब इनको आर्टिकल से 16 जो पूरा है, इस 16 को मैं वापस बताऊंगा। एक बार के लिए आप इतना याद रखना है इन चीज़ों को। ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें जो आपको ये याद रखनी है ही इंपॉर्टेंट करके आपको याद रखनी है। बाकी ये ना, इनको याद करने का तरीका यही है कि इनको ऐसे करके याद रखना है। बोला जैसे याद रख लोगे तो ठीक है, नहीं तो ये याद बहुत मुश्किल से होते हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो भी डीपीएस पे आएंगे, ड्यूटीज आएंगी, है ना, इतने आर्टिकल्स आएंगे पूरी पॉलिटी के अंदर, ऐसे फैक्चुअल फैक्चुअल चीज़ें। अभी तो सारी चीज़ें अभी इतनी फैक्चुअल नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट है, पीएम है, उसमें इतनी इतनी ऐसी चीज़ें आएंगी यार, नहीं समझ में आया, चलो ये तो ठीक है, शुरू से जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स है, ये तो इतने ज़्यादा वो नहीं है इनके अंदर। तो ये है कि आर्टिकल्स है डीपीएस पे, उनमें कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है, उनमें तो याद रखने वाली चीज़ें, रट्टा फिकेशन है पूरा पूरा, आपको पता होता है ना। तो ये सारी चीज़ें तो बस ये चीज़ें नॉर्मल ही है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ से तो हो भी जाते हैं, इतना तो हो जाते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स है, जैसे मैं आपको बताऊँ तो इधर बताता हूँ, जैसे देखो, शुरू के पॉलिटी जो है ना, इसमें शुरू के टॉपिक्स है, जैसे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, एक पहला टॉपिक है। दूसरा है प्रियम्बल। ठीक है। एक टॉपिक है, मोस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल। अब प्रियम्बल से टॉपिक होते ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं होते प्रियम्बल से, तो कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ही अजीब तरीके के क्वेश्चन आते हैं प्रियम्बल से। अगर हम पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, मतलब बहुत डायनामिक अच्छा अच्छा टॉपिक है प्रियम्बल। बाकी फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपी हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, है ना, ये तीनों टॉपिक में आर्टिकल्स है। और आर्टिकल सारे याद हैं तो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। बाकी इनके अंदर जो एक्ट बाद आते हैं, जिसके अंदर जो भी मतलब महत्वपूर्ण बाद आते हैं ना, उनके अंदर से क्वेश्चन आ गए तो किसी से हल नहीं होने वो, बहुत और अच्छे से पढ़ रखा होगा ना तो ही हल होंगे, नहीं तो बाकी वो चीज़ें ऐसे हवा में बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है बस, इनकी चीज़ों के लिए। बाकी इनमें ऐसा क्वेश्चन होता है तो आराम से ठीक हो जाते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है। बाकी एक टॉपिक आता है आगे चल के, इन तीनों टॉपिकों को इंपॉर्टेंट करने के बाद में स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपन, है ना, प्रेसिडेंट से, है ना। तो प्रेसिडेंट टॉपिक हो गया, पीएम हो गया, सॉरी यहाँ पे पीएम हो गया, ऐसे तो सीएम लगता नहीं यार, इसके अंदर टॉपिक में नहीं आता सीएम, सॉरी, क्या वाइस प्रेसिडेंट नहीं आता। तो प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, सेंट्रल मिनिस्ट्री होगी, मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। इस केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बाद में संसद, पूरी पूरी पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया। ठीक है। उसके बाद में आपातकालीन शक्तियाँ पूरी पूरी, जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, है ना, वो आपातकालीन शक्तियाँ जहाँ पर प्रेसिडेंट के आधार पर नहीं पढ़ते हैं, इनको अलग टॉपिक है यार, इसमें तो अलग ही लगता है पूरा पूरा, है ना, मेंस का टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक्स है मैंने आपको बताया, आपातकालीन शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट, संसद, सेंट्रल मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद, पीएम, और ये प्रेसिडेंट, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं। और अगर अच्छे से यार चीज़ें क्लियर नहीं है ना, तो क्वेश्चन हल भी नहीं होगा यहाँ से। यहाँ कोई भी तुक्का नहीं चलता। वहाँ तो ये चाहिए कि मिला लो, इसमें आर्टिकल 14 के अंदर एक याद हो जाता है तो उससे कर लेंगे। यहाँ अगर पूरे फैक्ट याद नहीं है तो यहाँ क्वेश्चन ही नहीं होगा हल। ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। आरएस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। बाकी जितनी भी एग्जाम है, जो भी एग्जाम्स होती हैं राजस्थान के अंदर, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यही है ज़्यादातर देखा जाए तो इनके अंदर, है ना। तो इनको तो बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आपको, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है आरएस के अंदर, संसद से आता है, सुप्रीम कोर्ट से आता है, न्यायिक पुनरावलोकन से पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, यहाँ से दो दो नंबर क्वेश्चन पूछने लगे। बड़े क्वेश्चन जहाँ से आएंगे तो प्रेसिडेंट से आएगा, या फिर संसद से आएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट से आएगा, या फिर न्यायिक पुनरावलोकन यहाँ चीज़ों से आएगा, या आपातकालीन से पूछा जाएगा। ठीक है। या फिर इसके अलावा भी और टॉपिक्स हैं, जैसे कि आयोग है। ठीक है। पॉलिटी के अंदर आयोग है 7। ठीक है। इन 7 आयोगों के अंदर जो इसके कार्य हैं, किन कौन इसकी नियुक्ति करता है, कितना कार्यकाल होता है, क्या प्रसाद पर्यंत होते हैं या नहीं होते हैं, कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, किस समिति की सिफारिश पे की जाती है। ठीक है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर है ना। नीति आयोग आ जाएगा, नीति आयोग की तो चीज़ें पता ही नहीं चलती, नीति आयोग यहाँ का नीति आयोग कैसा है, और कहीं पर जो अलग देश है उनमें अंतर क्या है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं और पता ही नहीं चलता उसमें, सारी याद कितना भी पढ़ लेते तब भी। बाकी आप ये जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत समझ में नहीं आती, पहली बात तो याद रख लो, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, चीज़ें हैं ना, तो वो समझ में नहीं आती पहली बात तो। अपन पढ़ भी लेते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन समझ में तो आना चाहिए। तो चीज़ें हैं ना, इनको अच्छे से पढ़ना है सारी चीज़ों को, है ना। मैं सारी चीज़ें अच्छे से कराऊंगा, बेस्ट तरीके से करा दूंगा, पूरी पूरी पॉलिटी। ठीक है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना तो है। ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें अभी यहाँ जो मैंने अभी बताया आपको, आर्टिकल 16 वापस से पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें। फालतू का ज्ञान ज़्यादा हो गया, ज्ञान ज़्यादा दिखाना भी बेकार है। ठीक है। तो आप एक बार इन सारी चीज़ों को पढ़ो अच्छे से, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नई, वो इसी के साथ मिलते हैं वापस से। आर्टिकल 16 के वापस 16 बता दूंगा वापस, एक बार के लिए आप ये याद रखना। ठीक है सर। तो ठीक है, थैंक यू।